हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी बुक इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कंट्री है ना, तो किसी कंट्री का जो बेस होता है, जो आधार होता है वो डेवलपमेंट का, उसे किस क्राइटेरिया को लेते हैं या क्या मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ऑल द एबव। यदि आपको याद होगा तो डेवलपमेंट का जो एक्सप्लेन किया गया था चैप्टर को, तो उसमें हमने देखा था कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर, लिटरेसी लेवल के बेस पर और हेल्थ लेवल के बेस पर क्या करते हैं, डेवलपमेंट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑल द एबव। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा पड़ोसी देश है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर ऐसा कौन सी कंट्री है जो इंडिया से बेटर है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या पाकिस्तान, इनमें से कौन सी कंट्री हमारी कंट्री से बेटर है। तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका हमसे भी ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पर बेटर है। नंबर 3 है, एज्यूम देयर आर 4 families in a country, the average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, rupees 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the fourth family? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक कंट्री है, उस कंट्री में 4 फैमिली है, ठीक है। उस 4 फैमिली की पर कैपिटा इनकम जो दी हुई है कितनी है, वो 5,000 इनकम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब टोटल नहीं दिया गया है, यहाँ पर टोटल इनकम निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो टोटल इनकम निकालने के लिए जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम कितनी बताया जा रहा है, 5,000 बताई जा रही है। तो पर कैपिटा इनकम में हम 4 फैमिली जो है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 5,000 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20,000 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर और क्या चीज़ दिया था, इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज रुपीज 4,000, 7,000 एंड 3,000। तो इन सबको क्या करें, इन सब को ऐड कर दें। तो ऐड करने में क्या होगा, इनको हो ना ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 14,000 बनेगा। तो अभी आपने क्या देखा था, आपकी नेट इनकम जो थी, जो टोटल इनकम थी वो कितनी आ रही थी, मल्टीप्लाई करने पर आपकी टोटल इनकम आ रही थी 20,000, ठीक है। और 3 फैमिलीज की जो है ना ऐड की गई तो 14,000। तो 20,000 में से 14,000 को आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6,000 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन इफ एनी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक ने जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है उनका मेजरमेंट क्या है, किस मेजरमेंट का वो यूज करता है क्लासिफिकेशन करने के लिए कि एक कंट्री अदर कंट्री से किस तरीके से बेटर है या अच्छी तरह से मतलब कितनी डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है उसने क्या क्राइटेरिया लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे, द वर्ल्ड बैंक यूजेज द पर कैपिटा इनकम टू क्लासिफाई डिफरेंट कंट्रीज। द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक कौन सा मेजरमेंट लेके चलता है, वर्ल्ड बैंक लेके चलता है पर कैपिटा इनकम का मेजरमेंट। मतलब पर कैपिटा इनकम के थ्रू लोगों को मतलब कंट्री का डेवलपमेंट देखती है कि कितना डेवलप्ड है। तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। उसके आधार पर वह उसका वर्गीकरण करता है। डिफरेंट कंट्री होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, तो उसका मेजरमेंट क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। और पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, जब हम टोटल इनकम में से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाती है। फॉर द ईयर 2019 the countries with per capita income of
14,300 per annum were declared rich countries, and the countries with per capita income of US dollar 2500 or less are called low income countries. The limitation of the criterion or information about the unequal distribution of income is not mentioned by the वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा था अभी कि जो मेजरमेंट है और उस मेजरमेंट की कोई लिमिटेशन है क्या, तो इसमें बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके अकॉर्डिंग, है ना, जब 2019 की बात करेंगे हम, तो US डॉलर यदि 49,300 पर एनम डिक्लेयर किया गया एक कंट्री का, इसका मतलब ये है कि यदि एक कंट्री की पर एनम इनकम यदि US डॉलर 49,300 है तो वह कंट्री कैसी है, वह कंट्री रिच कंट्री है। लेकिन यदि US डॉलर से 2,500 से कम अगर किसी की लो इनकम कंट्रीज है तो उस कंट्रीज को क्या माना जाएगा, वह कंट्रीज पुअर कंट्रीज मानी जाएगी। और द लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरियन आर इंफॉर्मेशन अबाउट द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट मेंशन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है तो वह क्या करता है, हमें यह तरीके से नहीं बताता कि लोगों के बीच की जो इनकम है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पर UNDP जो है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या मेजरमेंट है, तो इस तरीके से जो वर्ल्ड बैंक है ना, और वो किस तरीके से, यानी कि मतलब UNDP का जो क्राइटेरिया है और वर्ल्ड बैंक का जो एरिया है डेवलपमेंट को मेजरमेंट करने का, तो दोनों में क्या अलग अलग चीज़ें हैं या किस तरीके की भिन्नताएं हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक only uses per capita income for measuring development, while UNDP uses many other factors like infant mortality, health care facility, education level, which help in improving the quality of the life and helps in making the citizens more productive। तो यहाँ पर बताया गया कि अभी आपने क्या देखा था, आप लोगों ने देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या मेजरमेंट लेके चलता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो उसका क्राइटेरिया जो है पर कैपिटा इनकम है। बट UNDP जो है ना, तो UNDP क्या करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों को अपना क्राइटेरिया में शामिल करता है, या यूं कहा जाए कि जो डेवलपमेंट का मेजरमेंट होता है तो इन सारी चीज़ों को लेकर चलता है। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाई डू वी यूज एवरेज, are there any limitation to their use? Illustrate with your own examples related to the development। तो यहाँ पर है कि आप जो एवरेज है तो एवरेज का यूज क्यों करते हैं, है ना, क्या इस एवरेज को यूज करने की कोई लिमिटेशन है, और डेवलपमेंट से जुड़े अगर कोई एग्जाम्पल्स हैं तो उन एग्जाम्पल्स को बताइए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, we use average because they are useful for comparing different quantities of the same category. For example, to compute the per capita income of a country, average have to be used because there are difference in the income of diverse people। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एवरेज का यूज किया जाता है, तो एवरेज का यूज किस लिए किया जाता है, दो कंट्री हैं और दो कंट्रीज़ के बीच में हमें अगर डिफरेंस देखना है, तुलना करनी है, तो क्या करेंगे, जो टोटल इनकम होगी वह एक सही मेजरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो सबकी पॉपुलेशन कैसी है, अलग अलग है, सबकी पॉपुलेशन कैसी है, डिफरेंट है, एक सी पॉपुलेशन तो सबकी है नहीं ना। तो जब डिफरेंट है पॉपुलेशन, कहीं पर किसी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बहुत अधिक है और किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके की है, बहुत ही कम है। हमने जब एक्सप्लेन किया हुआ था तो उसमें देखा था कि जो इंडिया की कंट्री है उसका पॉपुलेशन कितना ज़्यादा था, और वहीं पर वेटिकन सिटी है तो वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी। यदि क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम को लेके चलते हैं तो उस तरीके से तो यह क्लियर नहीं हो पाएगा कि डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो मान लीजिए कि किसी कंट्री में कोई कंट्री ले लेते हैं, तो उस कंट्री में 5 सिटीजन्स हैं, ठीक है। और जो 5 सिटीजन्स हैं तो उनकी जो इनकम है ABCD ऐसे करके यदि हम ले लेते हैं, तो यदि मान लीजिए कि ए कंट्री है तो ए कंट्री में लगभग किसी की 9,000, किसी की 10,000, किसी की 11,000, किसी की 12,000 इस तरीके की इनकम्स हैं। लेकिन यदि कंट्री बी को देखा जाए तो फर्स्ट जो कैटेगरी का पर्सन है तो उसकी 500, सेकंड की 500, थर्ड की 500, फोर्थ नंबर की जो है तो अगर वो मान लीजिए 20,000 है, तो यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि जो बी कंट्री वाला पर्सन है और लास्ट पर्सन है तो उसकी इनकम कैसी है, जो उसकी इनकम है 20,000 है, तो मतलब वो तो बहुत ही रिच हुआ ना। यदि आपको बोला जाए कि आपको वी कंट्री में रहना पसंद है तो आप बोलेंगे बिल्कुल, यदि मेरी पेमेंट 20,000 है तो मैं वहाँ पर रहना पसंद करूँगा। बट कोई लॉटरी सिस्टम तो होता नहीं है ना। तो यदि लॉटरी सिस्टम हुआ और यदि मान लो आपकी फर्स्ट 500 वाले में आएगी तब क्या करेंगे, तो तब आप कहेंगे कि बेटर ये है कि जो कंट्री ए है तो कंट्री ए में यदि देख रहे हैं कि 9, 10, 11, 12 करके जो लोगों की पेमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। मतलब ना तो लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और ना बहुत ही ज़्यादा रिच है, मतलब समान है, इक्वल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो कंट्री ए है तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो कंट्री ए के अकॉर्डिंग तो वहाँ की पब्लिक कैसी है, ज़्यादा डेवलप्ड है ना कंट्री बी के तुलना में। However, there are limitations to the use of average. This does not show distribution of things between people. For an example, if a country has very high per capita income, then we cannot say that citizens living in that country are very rich because we are not knowing about the distribution of wealth in that country. Some people might be richer while other people are very poor in that country. तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई जरूर नहीं कि जो पर कैपिटा इनकम है यदि उस सिटीजन की एक सिटीजन की ज़्यादा दिखाई दे रही है तो वह कंट्री डेवलप्ड कर रही है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केरला with lower per capita income has a better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका केरल है तो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट नंबर है तो वो किसी हरियाणा से ऊंचा है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो उसकी है जो पर कैपिटा इनकम है कम है केरल की, बट ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़्यादा है हरियाणा के तुलना में। तो क्या इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक उपयोगी मापदंड है? बिल्कुल नहीं है, और राज्यों की तुलना के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। नो, I do not agree with the statement that per capita income is not a useful criterion at all. तो इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है वो क्राइटेरिया के लिए यूजफुल है। तो क्यों? क्योंकि केरला विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन पंजाब बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो यदि आप देख रहे हैं कि जो केरल की पर कैपिटा इनकम है वो तो कम है, बट अदर फैक्टर को आप देखेंगे जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम वगैरह को, तो ये कैसे हैं आपका, ये आपके केरल के मतलब केरल का ज़्यादा बेटर है, हेल्थ और एजुकेशन में ज़्यादा बेटर है। सो दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल, रदर पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर्स एंड कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पर कैपिटा इनकम है तो पर कैपिटा इनकम को लेकर ही हम अदर जो फैक्टर्स हुआ करते हैं उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पर कैपिटा इनकम है वही एक लिविंग स्टैंडर्ड के ज़्यादा मतलब काफ़ी नहीं है। उसके अलावा भी जो अदर फैक्टर्स होते हैं वह भी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
The World Bank uses per capita income as the criterion for measuring development and comparing states, but this criterion has certain limitations because of which determination of human development index is done using this criterion along with some other development factors like health, education, etc. तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या मान के चलता है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम जो है किसी कंट्री की डेवलपमेंट का अच्छा मेजरमेंट होता है, क्योंकि वो है पर कैपिटा इनकम को ही मेजरिंग करता है, के थ्रू ही मेजरिंग करता है अदर कंट्री को, है ना। बट जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है तो वो क्या देखता है, ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन को भी देखता है। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटी 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो सोर्स हमारे पास है, एनर्जी सोर्स है, वो कहते हैं जो आपके सोर्स दिए हुए हैं उनका यूज किस तरीके से करना है, और साथ में जो 50 ईयर्स हैं तो उसमें उनकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी डेट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया आर इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग एंड सोलर एनर्जी। Other possibility 50 years from now could include ethanol, biodiesel, nuclear energy, and a better utilization of wind energy, especially with the imminent danger of oil resources running out. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी एनर्जी वगैरह है, ठीक है, उनका यूज़ तो हम करते हैं। कौन कौन सी है ना एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, काउ डंग, सोलर एनर्जी का यूज इंडिया पर किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जब है ना 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, क्या संभावना है, तो इथेनॉल, बायोडीजल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी एक विंड एनर्जी, ये भी क्या हो सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छे स्रोत हो सकते हैं, एक अच्छे सोर्स हो सकते हैं। Why is the issue of sustainability is important for development? तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, जो धारणीयता है, ठीक है, तो धारणीयता का जो विषय होता है वो डेवलपमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। The issue of sustainability is important for development because must be in a tandem with the future. If natural resources are not sustained, then development will stagnate after a point of time. Exploiting resources unethical will ultimately undo the development that a country may have achieved. This is because in the future those resources will not be available for the further progress. तो जो सस्टेनेबिलिटी है, तो सस्टेनेबिलिटी में क्या था, क्या देखा था हमने, तो सस्टेनेबिलिटी मतलब धारणीयता का मीन्स क्या था कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वह डेवलपमेंट अगर कंटिन्यू हो, है ना, जब कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, धारणीयता कहते हैं, ठीक है। तो जो धारणीयता है, तो धारणीयता का क्या मीन्स है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज किया जाए कि जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है तो उन्हें भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकें, है ना, वो रिसोर्सेज उन्हें भी प्राप्त हो सकें। तो इस तरीके से धारणीयता को हम ये कंटिन्यू डेवलपमेंट कह सकते हैं, ऐसा विकास जो कि प्रेजेंट टाइम की जो पीढ़ी है इनके अलावा जो फ्यूचर की पीढ़ी है उनको भी वो रिसोर्सेज आराम से मिल सकें, है ना, मतलब क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिट में है, और हमारी वांट कैसी है, अनलिमिटेड है। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को इस तरीके से पूर्ति किया जाए कि रिसोर्सेज भावी पीढ़ी तक के लिए बचे रहें, उनके लिए भी अवेलेबल हों। The earth has enough resources to meet the need of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. How is this statement relevant to the discussion of development discuss? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या है, रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, लोगों की जो नीड्स होती हैं उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं,
पर किसी व्यक्ति की जो ग्रीडी है, जो लालच है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो स्टेटमेंट जो है, तो हाउ इज दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस। तो चलिए इसे देख लेते हैं। द अर्थ हैज एनफ resources to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person, है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि अर्थ के पास इतने रिसोर्सेज तो हैं कि लोगों की आवश्यकताओं को वो पूरा कर सकें, पर किसी के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जो स्टेटमेंट ही दिया गया है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंटेड टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट सिंस बोथ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड। तो जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होना चाहिए, एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। For the sustainability development, the mention of resources is also crucial as the statement claims the earth has enough resources, renewable and non-renewable, to satisfy everyone's needs. However, these need to be used with a view to keep the environment protected and clean so that a balance of production and use is maintained and shortage are avoided। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं कि हमारे पास अर्थ के पास जो एनफ रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल भी हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हैं, ठीक है, लेकिन एक संतोषजनक जो होती है उसको पूर्ति करने के लिए है। मतलब लोगों की जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, सिर्फ उनको पूरा करने के लिए हैं, किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं हैं। और हमें इन संसाधनों का, हमें इन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वह भी कैसा हो, उसमें भी बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अराउंड यू। आंसर, फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन: डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कॉजिंग एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एनवायरमेंटल है उसमें कौन कौन से रीजन है जो गिरावट के हैं। नेक्स्ट है आपका, फॉर ईच ऑफ द आइटम्स गिवन इन टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्री इज एट द टॉप एंड विच इज एट द बॉटम। तो यहाँ पर आप अपने बुक्स में देखिए कि 1.6 जो टेबल दी हुई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंट्री है जो टॉप पर है और ऐसी कौन सी कंट्री है जो बॉटम पर है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि नंबर 1 लिया जाए पर कैपिटा इनकम के बेस पर, तो पर कैपिटा इनकम के बेस पर देखेंगे यूएस डॉलर जो पर कैपिटा इनकम है, तो टॉप कंट्री है श्रीलंका और बॉटम कंट्री है म्यांमार। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ। अगर टॉप कंट्री को देखा जाए तो जिसमें श्रीलंका, बॉटम कंट्री इज म्यांमार। लिटरेसी रेट अगर देखी जाए तो लिटरेसी रेट के बेस पर क्या होगा, बॉटम कंट्री कौन सी हो जाएगी, आपकी बांग्लादेश, और टॉप कंट्री में कौन आएगा, श्रीलंका आएगा। ग्रास एनरोलमेंट रेशो फॉर 3 लेवल्स, टॉप कंट्री में देखा जाए तो टॉप कंट्री में क्या होगा आपका श्रीलंका एंड बॉटम कंट्री इज पाकिस्तान। एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड, कंट्री श्रीलंका एंड बॉटम इज नेपाल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स एजेड 15-49 ईयर्स। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि जो VMI है, तो वैल्यू नॉर्मल VMI देखना है कहाँ इंडिया में कैसी है, और इट इज बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ वेरियस स्टेट्स फॉर द ईयर्स 15-16। लुक एट द टेबल एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन से। तो यहाँ पर जो टेबल दी हुई है उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको तो बताना है। तो यहाँ पर हम स्टेट देख लेते हैं, मेल देख लेते हैं, फीमेल देख लेते हैं। यदि केरल की बात की जाए तो केरल में जो है 8.5 और फीमेल 10%। कर्नाटक की बात की जाए तो 70% एंड फीमेल है 21%। मध्य प्रदेश में 28% मेल में भी है और फीमेल में भी आपका 28% है। ऑल स्टेट 20 एंड 23 फीमेल्स में दिए गए हैं। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 1 है कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। तो जो केरला और जो मध्य प्रदेश है तो उसमें जो न्यूट्रिशनल है उस लेवल को हमें बताना है। तो आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो टेबल में दिया हुआ था, टेबल में क्या दिया हुआ था कि मध्य प्रदेश में अगर मेल का के परसेंट कितना है 28%, फीमेल का कितना परसेंट है 28% है। वहीं केरला से अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो मेल कितना आ रहा है 8.5 आ रहा है और फीमेल कितना है 10% है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केरला है तो वो जो मध्य प्रदेश है वो केरला से क्या है ज़्यादा अल्प पोषित हैं। मतलब जो एमपी का आएगा तो एमपी में क्या हो रहा है अल्प पोषित लोग ज़्यादा हैं, मध्य प्रदेश में अधिक लोग अल्प पोषित हैं। तो द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल ऑफ केरला इज क्वाइट हायर देन द पीपल बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ मध्य प्रदेश। देयर रेशो ऑफ द अंडरनरिश्ड इज लेस देन दैट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हमने यह देखा कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर अंडरनरिश्ड क्या है लोग ज़्यादा हैं। फिर है आपका सेकेंड क्वेश्चन किया गया था, कैन यू गेस वाई अराउंड 1/5 ऑफ पीपल इन द कंट्री आर अंडरनरिश्ड इवन दो इट इज आर्ग्यूड दैट देयर इज एनफ फूड इन द कंट्री, डिस्क्राइब इन योर ऑन वर्ड्स। तो देयर इज एनफ फूड इन द कंट्री इवन देन 40% ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडरनरिश्ड बिकॉज a large number of people are so poor that they cannot afford nutritious food. In most of the state, the public distribution system does not function properly and the poor people cannot get cheap food items. There is a lack of educational and health facility in many parts of the country, so many people remain backward and poor. As such, they are unable to get nutritious food. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पब्लिक है वो कैसी है, बहुत ही अधिक मात्रा में पुअर है, तो कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड है ना, वह अफोर्ड नहीं कर पाती। इसके अलावा जो पीपल है, जो पुअर पीपल है, कैन नॉट गेट चीप फूड आइटम्स, और साथ में लैक ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस कारण से हमारी जो कंट्रीज है उसमें अल्प पोषित लोग पाए जाते हैं, जबकि हमारे पास जो खाद्य पदार्थ है वो पर्याप्त मात्रा में है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों